डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 21। आज पूरे देहरादून में इतनी बारिश हो रही थी कि वह थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। अभी भी बारिश ऐसे बरस रही थी मानो वह पूरे देहरादून को तबाह कर देना चाहती हो। इस वक्त जंगल के बीचों बीच बह रही नदी में कई सारे गोताखोर हर जगह फैले हुए थे। वह रात के अंधेरे में भी अपना काम बखूबी कर रहे थे, पर वहां पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से उन्हें भी काफी परेशानी हो रही थी। अब तो सुबह होने को आई थी, पर फिर भी उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला था। वही नदी के किनारे पर खड़े सारे कमांडो हैरान परेशान होकर एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर शेर के मुंह में हाथ डाला था। इतनी ठंडी हवाओं के बीच भी उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें झलक रही थी। इस वक्त सुबह के 4 बजे थे, जिसकी वजह से अभी भी अंधेरा छाया हुआ था। जंगल के बीचों बीच बह रही नदी का मंजर काफी भयानक था। इस वक्त नदी ने इतना भयानक रूप धारण कर लिया था कि कोई भी वहां नजदीक जाने से डर रहा था। ऐसे ही पूरा समय बीतता रहा, पर वह जो ढूंढ रहे थे उन्हें कहीं भी नहीं मिला। सारे कमांडो ने आसपास के गांव और शहर को भी छान मारा था जो कि इस नदी के नजदीक थे, पर उन्हें भी वहां पर कोई सुराग नहीं मिला। वह समझ नहीं पा रहे थे कि अब वह क्या करे और कैसे ढूंढे। समय का पहिया ऐसे ही घूमता रहा। दिन महीने साल यूं ही बीतते रहे, पर फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा। 4 साल बाद मुंबई में एक आलीशान कमरे में छोटा बच्चा इस वक्त अपने स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था और वह बार बार अपने छोटे हाथों से कुछ ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे वह ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। वह बच्चा दिखने में काफी सुंदर था। उसकी हेजल ब्राउन आंखें उसे सबसे अलग बनाती थी। उसका चेहरा बहुत ही प्यार और मासूम था, पर इस वक्त उसके चेहरे पर काफी परेशानी नजर आ रही थी, क्योंकि वह इस ड्राइंग को कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। जहां पर वह बैठा था उसकी सामने वाली वॉल पर कई सारी ड्राइंग शीट लगाई हुई थी जो कि उस बच्चे ने ही ड्रॉ की हुई थी। उस कमरे का इंटीरियर बच्चों के हिसाब से किया गया था, जिससे वह कमरा काफी सुंदर लग रहा था। आसपास रखी कांच की अलमीरा में बड़े बड़े खिलौने रखे हुए थे जो कि काफी महंगे और ब्रांडेड लग रहे थे। जब उसकी ड्राइंग कंप्लीट नहीं होती तो वह बेहद ही मायूस हो जाता है और अपनी ड्राइंग शीट को देखने लगता है। उसके बाद तुरंत ही उसे फाड़कर यूं ही स्टडी टेबल पर बैठा रहता है। वह बच्चा छोटी सी उम्र में ही शार्प था। वह कोई भी चीज आसानी से सीख लेता था, पर हैरानी की बात यह थी कि इतना प्यारा और मासूम बच्चा बोल नहीं सकता था। इस वक्त भले ही वह बहुत ही ठीक लग रहा हो, पर सच्चाई कुछ और ही थी। वही वह बच्चा तुरंत ही स्टडी टेबल से खड़े होकर अपने कमरे से बाहर जाने लगता है। उसका चेहरा इस वक्त उतरा हुआ था। वह सीढ़ियों से होते हुए अपने छोटे छोटे कदमों से लिविंग हॉल की तरफ आने लगता है। वही इस वक्त सारे नौकर विला में अपना अपना काम कर रहे थे, जिसकी वजह से उन सब की नज़र उस छोटे बच्चे पर नहीं गई थी। वरना अगर उन्हें पता होता कि उनके लिटिल मास्टर इस वक्त खुद चलते हुए नीचे आ रहे हैं तो वह कब का उन्हें अपनी गोद में उठाकर यहाँ नीचे ले आते। वही वो छोटा बच्चा सीढ़ियाँ उतरते हुए धीरे धीरे चल रहा था। उसकी सांस इस वक्त हल्की हल्की ऊपर नीचे होने लगी थी, जिससे उसे सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी, पर फिर भी वह अपनी पूरी ताकत लगाकर सीढ़ियों से उतरकर लिविंग हॉल में पहुँच जाता है। जब वह अपनी नज़रें इधर उधर किए हुए पूरे हॉल को देखता है तो धीरे धीरे करके उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और अचानक से ही वह लिविंग हॉल के बीचों बीच फर्श पर गिर पड़ता है। नीचे फर्श पर रेड कलर का कार्पेट बिछा होने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं लगती, पर फिर भी वह इस वक्त ऐसे पड़ा हुआ था मानो उसके अंदर जान ही ना हो। वही जो नौकर लिविंग हॉल में काम कर रहे थे जब किसी के गिरने की आवाज़ सुनते हैं तो तुरंत ही अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर देखने लगते हैं। जब उनकी नज़र फर्श पर पड़े छोटे बच्चे पर पड़ती है तो तुरंत ही उनकी जान उनके गले में अटक जाती है, क्योंकि अगर उनके बॉस को ये पता चल गया कि उनकी लापरवाही की वजह से उनका बेटा बेहोश हो गया है तो वह उन्हें छोड़ेंगे नहीं। वही सारे सर्वेंट अचानक से हरकत में आ जाते और तुरंत ही एक नंबर डायल करते हैं, जिससे कुछ ही देर में पूरी डॉक्टर की टीम वहां पर आ जाती है और उस छोटे बच्चे को लेकर इस विला में बने हुए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने लगते हैं। वही बाहर खड़े बॉडीगार्ड जब ये देखते हैं तो तुरंत ही अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल करने लगते हैं। वही लिविंग हॉल में खड़े सारे सर्वेंट एक दूसरे को देखकर घबराहट के मारे भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि इस बच्चे को कुछ ना हो, वरना उन्हें भी पता नहीं था कि उनका बॉस उनके साथ क्या करेगा। एक बड़े से मीटिंग हॉल में इस वक्त बहुत ही शांति फैली हुई थी और वहां पर पूरा अंधेरा था। सिर्फ सामने लगे प्रोजेक्टर पर एक इंसान अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था।
वहां पर बड़ी सी टेबल के आसपास कई सारे आदमी बैठे हुए थे जो कि दिखने में किसी फॉरेनर की तरह लग रहे थे। वही बीच वाली है चेयर पर इस वक्त एक आदमी बैठा हुआ था जिसका चेहरा अंधेरे की वजह से दिख नहीं रहा था, पर उसकी परछाई काफी लंबी चौड़ी नजर आ रही थी जिसे कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि यह आदमी किसी चट्टान की तरह मजबूत और पावरफुल होगा। वहीं कुछ ही देर में प्रेजेंटेशन खत्म हो जाती है और फौरन क्लाइंट हेड चेयर पर बैठे हुए आदमी को देखने लगते हैं। इस वक्त मीटिंग रूम की सारी लाइट ऑन हो गई थी जिससे सभी एक दूसरे का चेहरा देख पा रहे थे। वही जो आदमी हेड चेयर पर बैठा हुआ था वह अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे से अपने बगल में खड़े असिस्टेंट को देखने लगता है। वही उस आदमी का असिस्टेंट तुरंत ही उसके हाथ में एक फाइल दे देता है जिससे वह आदमी उस फाइल में से कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालकर सामने बैठे हुए फॉरेनर्स क्लाइंट के हाथों में दे देता। वही फॉरेनर क्लाइंट तुरंत ही उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ने लगते हैं। जब वह उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखी टर्म और कंडीशन पढ़ते हैं तो उनकी आंखें शौक के मारे बड़ी हो जाती है, पर फिर भी वह बिना कुछ कहे उस पर साइन कर देते हैं, क्योंकि उसमें साफ साफ लिखा था कि इस प्रोजेक्ट में 90% प्रॉफिट कूपर कॉरपोरेशन को मिलेगा और उनके पास सिर्फ 10% ही प्रॉफिट रहेगा। पर वह इस कंडीशन के लिए मान जाते हैं क्योंकि वह इस मौके को आसानी से छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए वह तुरंत ही साइन करके कॉन्ट्रैक्ट पेपर को वहां पर रख देते हैं। उन्हें पता था कि इस प्रोजेक्ट का 10% भी अरबों में होगा, इसलिए वह चुपचाप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देते हैं। वही जो आदमी हेड चेयर पर बैठा हुआ था वह तुरंत ही वहां से उठकर अपने केबिन की ओर जाने लगता है, क्योंकि पता नहीं क्यों आज उसे बहुत ही बेचैनी हो रही थी। वह तुरंत ही अपने केबिन में आकर अपनी आलीशान चेयर पर बैठ जाता है और गहरी गहरी सांसें लेने लगता है, क्योंकि आज कितने दिनों बाद वह ऑफिस आया था, वरना वह अपना सारा काम घर से ही करता था। पर आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी इसलिए उसका यहाँ आना बहुत जरूरी था। उसे अपने दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं जिससे वह चेयर से खड़ा होकर ग्लास वॉल की तरफ जाने लगता है, जहां से सारा मुंबई शहर अच्छे से दिखता था। वह अपने ट्राउजर की पॉकेट में हाथ डाले पूरे शहर को देखने लगता है। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि कूपर कॉरपोरेशन का मालिक कुणाल कपूर था, जो कि 4 सालों में काफी बदल गया था। वह इस सारी दुनिया में अपने बेटे से सबसे ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वह हमेशा अपने बेटे के साथ ही रहता था। वह अपने बेटे को एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं करता था, क्योंकि उसकी जान अपने बेटे अंश के अंदर बसती थी। अगर वह अपने बेटे से एक पल के लिए भी अलग रहे तो उसे अपने अंदर एक बेचैनी होने लगती थी, जैसे कि कोई उसके बेटे को कुछ करना दे या उसके बेटे को कुछ हो न जाए। क्योंकि उसका बेटा अंश कपूर भले ही किसी आम बच्चों की तरह दिखता हो, पर वह एक प्रीमेच्योर बेबी था, जिसकी वजह से वह बचपन से ही काफी बीमार रहता था। साथ ही साथ जब वह 8 महीने का हुआ तो डॉक्टर ने उसे बताया था कि उसके बेटे के दिल में एक छेद है। जब कुणाल ये सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह अपनी एड़ी चोट का जोर लगाकर उसका ट्रीटमेंट करवाता है, पर उससे कोई फायदा नहीं होता। सारे डॉक्टर भी यह समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी दवा उस बच्चे पर काम क्यों नहीं कर रही है। अंश बचपन से ही कमजोर था और दिल में छेद होने की वजह से वह 1 महीने में 2 से 3 बार खुद ब खुद बेहोश हो जाया करता था। अभी तक उसको कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं आई थी, जिसकी वजह से कुणाल उसे खुश रखने की और ज़्यादा से ज़्यादा उसका ध्यान रखने की कोशिश करता था, पर फिर भी वह उसकी बीमारी को रोक नहीं पाता था। जब भी उसका बेटा कोई स्ट्रेस लेता था या फिर काफ़ी थक जाता था तो अपने आप ही बेहोश हो जाता था और उसकी सांसें अचानक से धीमी हो जाती थी। अगर उसे सही टाइम पर हॉस्पिटल न ले जाया जाए तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए कुणाल उसे एक पल के लिए भी अपने आप से दूर नहीं जाने देता था। वह आज 4 महीने बाद ऑफिस आया था, पर फिर भी उसका दिल और दिमाग अपने बेटे के पास था। वह कभी कभी सोचता था कि शायद यह उसी के ही कर्म है जो उसका बेटा इतना तड़प रहा है और भुगत रहा है। वह ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसका असिस्टेंट कबीर हड़बड़ाते हुए ऑफिस का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और बेहद ही घबराई हुई आवाज में कुणाल से कहता है, सर एक प्रॉब्लम हो गई है, लिटिल मास्टर फिर से बेहोश हो गए हैं। वही कुणाल जब ये सुनता है तो उसकी आंखों में खून उतरने लगता है। वह तुरंत ही गुस्से के मारे अपने केबिन से बाहर जाने लगता है। वह गुस्से में बाहर जाते वक्त अपनी पॉकेट में हाथ डालकर अपने फ़ोन को चेक करने लगता है, जो कि इस वक्त बंद हो चुका था। उसे याद आता है कि उसने अपना फ़ोन अपने बेटे को गेम खेलने के लिए दिया था, जिसकी वजह से वह बिना देखे ही अपना फ़ोन यहाँ लेकर आ गया था। वह अपना फ़ोन गुस्से से फर्श पर पटक देता है और सीधा एलिवेटर में चला जाता है। वही कबीर भी उसके साथ जाने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त कुणाल बहुत अकेला है। अगर वह उसके साथ नहीं गया तो कुणाल जरूर ही गुस्से में 2-3 एक्सीडेंट तो ड्राइवर के हाथों करवा ही देगा। वहीं कुछ ही देर में कुणाल और कबीर अपने ऑफिस से नीचे आ जाते हैं और वहां से सारी गाड़ियों का काफिला विला के लिए निकल जाता है। इस वक्त सारी गाड़ियां इतनी स्पीड से जा रही थी कि अगर इस बीच कोई आ जाए तो उनका मरना तय था।
वही कुणाल को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वह सिर्फ अपने बेटे के पास जाना चाहता था। एपिसोड 22। तकरीबन 30 मिनट बाद कारों का काफिला उस विला के सामने आकर रुकता है जिस विला में 4 साल पहले ख्वाहिश रहा करती थी। उन सब ने 1 घंटे का सफर सिर्फ 30 मिनट में ही पूरा कर दिया था। कुणाल बिना वक्त गंवाए सीधा गाड़ी से उतर जाता है और अपने लंबे लंबे कदमों से सीधा विला के अंदर चला जाता है। इस वक्त उसकी आंखों में एक तड़प नजर आ रही थी जो कि सिर्फ अपने बेटे को देखना चाहती थी। वह तुरंत ही भागकर विला के ग्राउंड फ्लोर पर बने अस्पताल में चला जाता है जहां पर इस वक्त पूरी डॉक्टर की टीम मौजूद थी। वो तुरंत ही कमरे का दरवाजा खोलकर उसके अंदर जाता है। वही बाकी डॉक्टर कुणाल को देखकर तुरंत ही कमरे से बाहर निकल जाते हैं। वहां पर सिर्फ एक ही डॉक्टर रहता है जो कि अधेड़ उम्र का था और सबसे बेस्ट हार्ट सर्जन था। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह सच में कोई हॉस्पिटल हो। वही कुणाल अपने तेज तेज कदमों से सीधा बेड के पास आ जाता है जहां पर इस वक्त अंश बेजान सा बेड पर लेटा हुआ था और वो डॉक्टर उसके हाथ में इंजेक्शन लग रहा था। वही कुणाल जब ये देखता है तो अपनी आंखें कस के बंद कर लेता है क्योंकि अंश को ऐसे देखकर उसके दिल में अजीब सा दर्द होता है। ऐसा लगता है मानो उसके दिल में कोई हजारों सुइयां चुभा रहा हो। अगर ऐसा हो सकता कि वह अपने बेटे का सारा दर्द अपने नाम कर पाता तो वह हंसी खुशी वह दर्द सह लेता, पर जब भी वह अपने बेटे को ऐसे तड़पता हुआ देखता है तो उसे अपने अंदर बेबसी महसूस होने लगती है कि वह चाहकर भी अपने बेटे की मदद नहीं कर पा रहा। उसने आज तक वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास अंश का इलाज करवाया था पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। अंश हमेशा ही ऐसे बेहोश हो जाया करता था। वही डॉक्टर अंश को इंजेक्शन देकर सामने खड़े कुणाल को देखने लगते हैं और कुणाल से कहते हैं, मिस्टर कपूर घबराने की जरूरत नहीं है, वह कमजोर होने की वजह से बेहोश हो गया था। मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, पर हाँ हो सके तो इसे खुश रखने की कोशिश करिए ताकि यह ज़्यादा स्ट्रेस न ले। वही कुणाल जब ये सुनता है तो सामने खड़े डॉक्टर को देखने लगता है। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग सी बेबसी दिखाई दे रही थी। वह तुरंत ही डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आप जितने चाहो उतने पैसे ले सकते हैं, आपको जितनी रिसर्च करनी है वह कर सकते हो, मैं आपको पैसे की कोई कमी नहीं आने दूंगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आप कुछ भी करके मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। वही डॉक्टर जब ये सुनते हैं तो कुणाल को देखने लगते हैं। उसके बाद वह कुणाल से कहते हैं, मिस्टर कपूर हमने अपनी सारी कोशिश कर ली है और आगे भी हम अपनी कोशिश करते रहेंगे कि जल्द से जल्द आपका बेटा ठीक हो जाए, पर जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक इसे दवाओं पर ही डिपेंड रहना होगा। हो सकता है आगे जाकर इसकी बीमारी ठीक हो जाए, पर इसके लिए दवा और दुआ की बेहद ज़रूरत है। और हाँ मिस्टर कपूर, हो सके तो अंश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलवाए जिससे उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वह ओवरथिंकिंग करना बंद कर देगा। इसलिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप हो सके तो उसे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दें ताकि वो अपने दोस्तों के साथ रहकर थोड़ा खुश रह सके। मुझे पता है आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, पर अगर वह ऐसे ही 4 दीवारी के बीच बंद रहा तो आगे जाकर उसे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको चिंता है कि अंश वहां पर बेहोश हो सकता है तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने काबिल डॉक्टर को हमेशा उसके साथ रहने को कहूँगा और जब भी वह बेहोश होगा तभी वह उसे टाइम पर ट्रीटमेंट दे दिया करेंगे जिससे उसे कुछ नहीं होगा। और आप तो एक बिजनेसमैन हैं, आपको तो पता ही होगा कि कोई भी चीज़ के लिए पहले रिस्क लेना पड़ता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बेटा बाकी बच्चों की तरह अपना जीवन बिताए तो प्लीज़ आप एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचना। इतना कहकर तुरंत ही कमरे से बाहर चले जाते हैं। वही कुणाल डॉक्टर के जाने के बाद तुरंत ही चलते चलते अपने बेटे के बेड के पास चला जाता है और एकटक अंश को देखने लगता है जो इस वक्त बेजान सा बेड पर पड़ा हुआ था। उसके होंठ इस वक्त सूख चुके थे और उसका चेहरा किसी फूल की तरह मुरझाया हुआ था। इस वक्त वह बहुत ही नाजुक और छोटा दिख रहा था क्योंकि वह सिर्फ 4 साल का था। कुणाल तुरंत ही बेड पर बैठते हुए अपने बेटे का हाथ पकड़ लेता है और उसकी छोटी छोटी उंगलियों को छूने लगता है, जैसे कि वह अगर उसे कसकर पकड़ लेगा तो उसके बेटे को दर्द होगा। वह तुरंत ही अपने दूसरे हाथ से उसका सर सहलाने लगता है। इस वक्त कुणाल वह पहले वाला कुणाल लग ही नहीं रहा था जिसे किसी के भी दुख और दर्द से कोई फर्क ना पड़ता हो। कुणाल इन 4 सालों में काफ़ी बदल गया था जब से ख्वाहिश चली गई थी, या यूँ कहो कि मर गई थी। इन 4 सालों में उसका नाम किसी भी एक्ट्रेस या लड़की के साथ नहीं जोड़ा गया था क्योंकि वह पहले इसलिए लड़कियों को अपने पास आने देता था ताकि वह ख्वाहिश को जलाना चाहता था, उसे तड़पाना चाहता था। इसलिए वह जानबूझकर मीडिया में ऐसी खबरें फैलता था और किसी न किसी लड़की के साथ स्कैंडल्स में फंसता था जिससे ख्वाहिश को बुरा लगे। सच बात तो यह थी कि वह आज तक किसी लड़की के करीब नहीं गया था क्योंकि उसे लड़कियां वेस्ट ऑफ टाइम लगती थी।
उसने ख्वाहिश से प्यार का नाटक भी इसलिए किया था ताकि वह सिद्धार्थ से बदला ले सके, वह उसे बता सके कि उसने उसकी बहन के साथ कितना गलत किया था। वह अपनी बदले की आग में भूल गया था कि वह भी गलती कर रहा है। कुणाल अपने बेटे अंश का हाथ पकड़े हुए बेड पर बैठा हुआ था। इस वक्त उसकी काली गहरी आंखें इमोशनलेस थी। भले ही वह इस वक्त शांत हो, पर उसके अंदर एक तूफान आया हुआ था। उसे अपने अंदर एक बेचैनी महसूस हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पास सब कुछ होने के बावजूद वह खुश क्यों नहीं है। उसे अपन अंदर इतनी घुटन क्यों हो रही है। वह मन ही मन अपनी पास्ट की बातों को याद करके अपने बेटे के हाथ को सहला रहा था और अपनी काली गहरी आंखों से अपने बेटे को देख रहा था। जब भी वह अपने बेटे को देखता था उसे ख्वाहिश का मासूम चेहरा याद आता था। पता नहीं क्यों, पर वह उन्हें बर्बाद करके भी खुश नहीं था। उसे मन ही मन गिल्ट होता था कि उसने कुछ गलत कर दिया है। भले ही वह सबके सामने ये दिखाता हो कि उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, पर सच बात तो ये थी कि उसे फर्क पड़ता था। वह ऐसे ही अपनी उलझनों में खोए हुए अपने बेटे के पास बेड पर बैठा हुआ था कि अचानक से कमरे का दरवाजा नॉक होता है, जिससे कुणाल तुरंत ही अपनी नज़रें दरवाजे की ओर करके अपनी कोल्ड आवाज में दरवाजे पर खड़े आदमी को देखते हुए कहता है, मुझे इस वक्त कुछ नहीं सुनना, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। वही दरवाजे पर खड़ा हुआ इंसान और कोई नहीं बल्कि कबीर था। कबीर फिर भी वहां खड़ा रहता है और डरते हुए कुणाल से कहता है, सर आपके दादाजी का कॉल आया था और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने उन्हें 1 घंटे में कॉल नहीं किया तो वह दिल्ली से मुंबई आने के लिए निकल जाएगी। वही कुणाल जब ये सुनता है तो अपनी मुट्ठी गुस्से से बंद कर लेता है और कबीर को गुस्से से घूरने लगता है। उसके बाद वह कबीर से कहता है, क्या तुमने मारिया आंटी से अंश के बारे में बात की। वही कबीर जब ये सुनता है तो अपना सर हाँ में हिला देता है और कुणाल से कहता है, सर मैंने उनको अंश के कंडीशन के बारे में बता दिया है, पर उन्होंने अब तक मुझे कोई भी जवाब नहीं दिया है। मुझे लगता है कि वह यहाँ पर काम करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों से उन्हें मनाने में लगा हूँ पर वह मान ही नहीं रही है। वही कुणाल अपनी गहरी काली आंखों से कबीर को देखने लगता है। वही कबीर जब कुणाल को ऐसे घूरते हुए देखता है तो अंदर तक घबरा जाता है, क्योंकि वह सच में कुणाल से डरता था। उसे कुणाल किसी राक्षस से कम नहीं लगता था। वही कुणाल उसको देखते हुए अपनी कॉल्ड वॉइस में कहता है, और उसका क्या हुआ, उसका पता चला। वही कबीर जब ये सुनता है तो उसे ऐसा लगता है कि अब तो उसकी मौत पक्की है, क्योंकि कुणाल 4 साल से यही सवाल उसे पूछ रहा था और कबीर के पास इसका एक ही जवाब होता था, नहीं। वही कबीर अपनी सलाइवा को घटकते हुए कुणाल से कहता है, सर हमारे आदमी इस वक्त हर जगह फैले हुए हैं, पर उन्हें अभी तक मैडम का पता नहीं चला है, और जो आदमी आपने देहरादून के आसपास भेजे थे उनका भी यही मानना है कि मैडम मर चुकी है, क्योंकि उन्हें 3 साल पहले 2 से 3 डेड बॉडी मिली थी। इसलिए हो सकता है कि उसमें से कोई एक वह इतना ही कह पाया था कि कुणाल गुस्से से कबीर से कहता है, आउट। दूसरी तरफ एक छोटे से अपार्टमेंट में एक बूढ़ी औरत इस वक्त सोफे पर बैठी हुई थी और उसके बगल में एक बड़ा सा डॉगी लेटा हुआ था जो कि उस बूढ़ी औरत को ही देख रहा था। वही वो औरत उस डॉगी से बातें कर रही थी। वह उस डॉगी से कहती है, जॉई क्या हमें वहां जाना चाहिए। वही वो डॉगी जिसका नाम जॉई था, वो ये सुनता है तो तुरंत ही जोर जोर से भौंकने लगता है, जैसे कि वह उस बूढ़ी औरत से कह रहा हो कि उसे एक बार तो जरूर वहां जाना चाहिए। वह बूढ़ी औरत और कोई नहीं बल्कि मारिया थी, जो कि इस वक्त यहाँ पर अकेली रहती थी। जब कुणाल ने ख्वाहिश को तलाक दे दिया था तब से मारिया इसी अपार्टमेंट में रहती थी और उसके साथ जॉई भी रहता था, जिसको कुणाल ने अपने विलास से निकाल दिया था। ख्वाहिश के जाने के बाद कुणाल मारिया आंटी को मनाने के लिए आया था, क्योंकि वह चाहता था कि मारिया आंटी उसके बेटे अंश का ख्याल रखे। उसे पता था कि मारिया आंटी से अच्छा अंश का ख्याल कोई रख ही नहीं सकता था, इसलिए वह उन्हें मनाने आया था। पर मारिया आंटी उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है, जिसकी वजह से कुणाल हर महीने किसी न किसी को मारिया आंटी के घर भेज देता था, क्योंकि उसे पता था अगर वह जाएगा तो मारिया आंटी कभी नहीं मानेगी। मारिया आंटी सोफे के बगल में पड़े टेबल पर से इनवेल्प लेती है और उसे खोलने लगती है। उन्हें पता था कि इसमें क्या है, क्योंकि कबीर जब यहाँ आया था तो उसने कहा था कि इस वक्त अंश की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। अगर आप ख्वाहिश को अपने दिल से अपना मानती है तो एक बार ज़रूर इसे खोलकर देख लेना। जब मारिया आंटी उस एनवेल्प को खोलकर देखती है तो उनके आंखों में से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसमें अंश की ढेर सारी तस्वीरें और साथ ही साथ उसकी मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसे पढ़कर मारिया आंटी का दिल भी पिघल जाता है, क्योंकि वह कुणाल की तरह हार्टलेस नहीं थी। एपिसोड 23। कुणाल ऐसे ही 2 घंटे अपने बेटे के पास बैठा रहता है। वह एक बार भी वहां से उठकर कमरे से बाहर नहीं गया था, क्योंकि वह डरता था अगर वह बाहर चला गया और उसके बेटे को होश आ गया तो उसका बेटा उसे ढूंढने लगेगा और उसे न पाकर वह मायूस हो जाएगा।
इसलिए वह अपने बेटे के चेहरे पर कभी भी मायूसी देख नहीं सकता था। इसलिए वह किसी स्टैचू की तरह बेड पर बैठे बैठे अपने बेटे के सर को सहला रहा था और अपनी काली गहरी आंखों से अपने बेटे को देख रहा था, जो कि अभी तक होश में नहीं आया था। कुणाल की पूरी फैमिली दिल्ली में रहती थी, पर कुणाल यहाँ अकेला रहता था। उसके मुंबई में कई सारे विला और फार्म हाउस के साथ ही साथ पूरे इंडिया में ऐसा कोई शहर नहीं होगा जहाँ पर उसका प्राइवेट विला या फार्म हाउस ना हो, क्योंकि उसे जहाँ कहीं भी मीटिंग के लिए जाना होता था वह अपने फार्म हाउस और विला में ही रुकता था। इसलिए सब जगह उनके प्राइवेट विला और फार्म हाउस बने हुए थे। पर उसके बेटे अंश को ये जगह बहुत ही पसंद थी। जब से वह पैदा हुआ था तब से उसे इस जगह से बहुत लगाव था, जिसकी वजह से कुणाल चाहकर भी उसे यहाँ से नहीं ले जा सकता था। उसकी पूरी फैमिली को भी अंश के बारे में पता था, पर उन सबको यह नहीं पता था कि अंश की माँ कौन है, क्योंकि कुणाल कभी किसी को कुछ नहीं बताता था। कुणाल के दादा और दादी कुणाल से मिलने के लिए यहाँ आते थे, क्योंकि वह अपने परपोते से मिलना चाहते थे, उसके साथ खेलना चाहते थे, पर वह अंश की बीमारी की वजह से उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। ऊपर से अंश बोल भी नहीं सकता था, जिसकी वजह से उन्हें भी बुरा लगता था। वह कुणाल से बार बार कहते थे कि कुणाल उनके साथ उनकी हवेली पर रहे, जो कि कपूर फैमिली की पुश्तैनी हवेली थी और दिल्ली में थी, पर कुणाल उन्हें मना कर देता था क्योंकि वह इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। 1 घंटे पहले ही कुणाल ने अपने दादाजी को कॉल किया था, जिससे उसके दादाजी कुणाल को बहुत डांट रहे थे और उसे दिल्ली बुला रहे थे। उन्होंने धमकी भी दी थी कि अगर वह इन 2 दिनों में दिल्ली नहीं आया तो उसकी पूरी फैमिली यहां आ जाएगी। इसलिए कुणाल इस वक्त सोच कर परेशान हो रहा था कि अब वह इस दुविधा से कैसे निकले। वही कुणाल अपनी सोच में घूम था कि उसे अचानक से किसी डॉग के जोर जोर से भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह चौंक जाता है। क्योंकि उसके घर पर कोई भी पेट नहीं था, वह तुरंत ही अंश को एक नज़र देखकर कमरे से बाहर जाने लगता है। वही अंश, जो कि पहले बेहोश पड़ा था, वह उस कुत्ते की आवाज़ सुनकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है, क्योंकि इस वक्त कुणाल का पूरा विला कुत्ते की आवाज़ की वजह से गूंज रहा था। वही कुणाल, जो कि कमरे से बाहर जा रहा था, वह अचानक से रुक जाता है, क्योंकि वह डॉग भागता हुआ उसके कमरे तक आ गया था। जब कुणाल उस डॉग को देखता है तो तुरंत ही पहचान जाता है, क्योंकि जब भी वह मारिया आंटी के घर जाता था तब हमेशा उस डॉग को देखता था। उसे पता था कि यह वही छोटा पपी है जिसे 4 साल पहले ख्वाहिश यहाँ लेकर आई थी और जिसे उसने अपने विला से निकाल दिया था। वही जॉई बिना कुणाल पर ध्यान दिए कमरे में चला जाता है और अपनी नज़रें बेड पर गाय सामने बैठे बच्चे को देखने लगता है, क्योंकि अंश होश में आ चुका था और वह अपनी आंखों को मसलते हुए सामने भौंक रहे कुत्ते को देख रहा था, जो कि काफ़ी डरावना था। पर अंश को वह कुत्ता बहुत ही प्यारा लगता है, जिसकी वजह से वह उस कुत्ते को अपनी हेजल ब्राउन आंखों से देखने लगता है, जो कि इस वक्त उसे ही देख रहा था। वह कुत्ता पूरा का पूरा ब्लैक कलर का था। उसके गले पर एक बहुत ही सुंदर पट्टा बंधा हुआ था, जिस पर कैपिटल अक्षरों में जॉई लिखा हुआ था। भले ही अंश बोल ना सकता हो, पर उसे पढ़ना आता था। वह 4 साल में भी इंग्लिश की स्पेलिंग पढ़ पाता था। वही अंश उस कुत्ते को देखकर खुश हो जाता है और उसके चेहरे पर कभी ना दिखने वाली स्माइल आ जाती है। वही कुणाल, जो कि इस वक्त कमरे में ही खड़ा था, जब अपने बेटे के चेहरे पर स्माइल देखता है तो उसकी आंखों को ठंडक मिलती है। वह एक नज़र अपने बगल में खड़े जॉई को देखने लगता है, जो कि इस वक्त अंश को ही देख रहा था। वही अचानक से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कुणाल से माफ़ी मांग रही थी, और वह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि मारिया आंटी की थी। सॉरी सर, हम नीचे लिविंग हॉल में आपका वेट कर रहे थे, पर पता नहीं कैसे ये यहाँ पर दौड़कर आ गया। इतना कहकर जॉई को अपने पास बुलाने लगती है। वही जॉई मारिया आंटी को एक नज़र देखकर तुरंत ही सीधा बेड पर चढ़ जाता है और किसी आलसी बच्चे की तरह बेड पर लेट जाता है। वही अंश, जो कि बेड पर बैठा हुआ था, जब वह जॉई को देखता है तो अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके सिल्की ब्लैक बालों को सहलाने लगता है और अपनी प्यार भरी नज़रों से उसे देखने लगता है। वही कुणाल अपनी आंखों में ढेर सारे इमोशन लिए मारिया आंटी से थैंक यू कहता है। उसके बाद वह कमरे से बाहर चला जाता है, क्योंकि उसे पता था मारिया आंटी के रहते उसके बेटे को कुछ नहीं हो सकता था। वही मारिया आंटी तुरंत ही अंश के पास चली जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है। कुणाल और अंश इस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। वही अंश अपनी चमकती हुई हेजल ब्राउन आंखों से मारिया आंटी को देख रहा था और साथ ही साथ लिविंग हॉल में मस्ती करते हुए जॉई को भी देख रहा था, जो कि इस वक्त लिविंग हॉल में खड़ा होकर सामने कांच की बड़ी दीवार में बने एक्वेरियम को देख रहा था। और जब भी कोई मछली उसके नज़दीक आती वह तुरंत ही उछल उछल कर कूद रहा था, जिससे वह बहुत ही प्यारा लग रहा था। भले ही जॉई बड़ा हो गया हो, पर वह हमेशा ही मस्ती करता रहता था और अपनी क्यूट क्यूट हरकतों से सबको खुश कर दिया करता था। वहीं कुछ ही देर में सारे सर्वेंट एक एक करके खाना डाइनिंग टेबल पर रखने लगते हैं। वही कुणाल अपनी नज़रें किचन की ओर घुमा देता है, जहां पर इस वक्त मारिया आंटी किचन में कुछ कर रही थी।
वही थोड़ी देर में मारिया आंटी अपने हाथ में एक सूप का बाउल लेकर आती है और अंश के सामने रख देती है। उसके बाद दूसरी चेयर उसके बगल में रखकर उस पर बैठ जाती है और अपने हाथों में चम्मच लिए उसे ठंडा करके अंश को पिलाने लगती है। वही अंश भी खुशी खुशी सूप पी लेता है, क्योंकि उसे मारिया दादी बहुत ही अच्छी लगने लगी थी। वही यूं ही सब अपना डिनर करके खड़े हो जाते हैं। कुणाल अपने बेटे अंश को लेकर उसके रूम में छोड़ आता है। वही जॉई भी उसके साथ साथ अंश के कमरे में चला जाता है और वहां जाकर सोफे पर बैठ जाता है। जॉई को देखकर साफ पता चल रहा था कि वह कुणाल को इग्नोर कर रहा है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अंश पर ही था, क्योंकि जब भी कुणाल जॉई को देखता जॉय अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा देता। कुणाल अपने बेटे को रूम में छोड़कर अपने कमरे की ओर चला जाता है। उसके बाद स्टडी रूम में जाकर अपने ऑफिस का वर्क करने लगता है। वही यूं ही रात गुजर जाती है। अंश भी अपने कमरे में बहुत खुश था, क्योंकि उसे अपना नया दोस्त मिल गया था जो कि बहुत ही कूल था, जो उसे अपनी क्यूट क्यूट हरकतों से खुश कर दिया करता था। वह आज बहुत खुश होकर सोया था, जिसकी वजह से नींद में भी उसके चेहरे पर स्माइल दिखाई दे रही थी। वही जॉय किसी सिपाही की तरह उसके कमरे में बैठा हुआ था। भले ही जॉय अंश और मारिया आंटी के सामने क्यूट बनता हो, पर असल में तो वह एक खतरनाक लेब्राडोर डॉग था जो कि अपनों की रक्षा की खातिर कुछ भी कर सकता था। वह इतना खतरनाक था कि 2-3 इंसानों को साथ में ही घायल कर सकता था। जब जॉय अंश को चैन से सोता हुआ देखता है तो सोफे से खड़ा होकर इधर उधर राउंड लगने लगता है। पता नहीं वह किस पर सोया होगा। अगली सुबह दिल्ली में एक लड़की इस वक्त अपने मखमली बेड पर लेटी हुई थी। उसका चेहरा उसके सिल्की बालों की वजह से दिख नहीं रहा था। उसने एक वाइट कलर का कार्टून प्रिंटेड शॉर्ट और उस पर फुल स्लीव नाइट सूट टॉप पहना हुआ था। इस वक्त वह बहुत ही क्यूट और सेक्सी लग रही थी, क्योंकि उसके मक्खन जैसे गोरे पैर अच्छे से दिख रहे थे। वही उसके बेड के बगल में पड़े हुए फोन में बार बार अलार्म बज रहा था, पर वह लड़की किसी कुंभकर्ण की तरह सो रही थी। उसका कमरा 3rd फ्लोर पर था, जो कि काफी सुंदर था। 3rd फ्लोर पर सिर्फ उसका ही कमरा बना हुआ, जिसकी वजह से हवाओं के झोंके उसके कमरे में लगे वाइट पर्दों को अपने साथ बहाकर ले जा रहे थे। उसके कमरे के आसपास कई सारे गमले लगे हुए थे और उसमें अलग अलग वैरायटी के फूल और पौधे लगाए हुए थे, जिसे देखकर ये लग रहा था मानो उस लड़की को गार्डनिंग का बहुत शौक हो, क्योंकि 3rd फ्लोर पर उसने अपना अलग ही मिनी गार्डन बनाया हुआ था। आसपास का माहौल काफी सुहावना था, क्योंकि विला काफी बड़ा था और उस विला के आसपास भी गार्डन बने हुए थे। उस गार्डन की बाउंड्री वॉल के नज़दीक बड़े बड़े पेड़ थे, जिसके ऊपर इस वक्त ढेर सारे पंछी बैठकर बातें कर रहे थे, जिनकी आवाज़ इस वक्त बहुत ही मधुर लग रही थी। कमरे के सामने एक बहुत ही सुंदर वाइट कलर का झूला पड़ा हुआ था और उसके आसपास भी कई सारे पौधे लगे थे और नीचे ग्रीन कलर का कार्पेट बिछा हुआ था और ऊपर भी काफी बड़ा ग्रीन कलर का शेड लगाया था, जिससे बारिश की वजह से उसका गार्डन भीगे नहीं। उस कमरे की एक साइड की पूरी वॉल कांच की बनी हुई थी, जिसमें स्लाइडिंग डोर लगे थे और वहां पर छोटा सा टेबल और 2 चेयर रखी हुई थी, जो कि दिखने में काफी सुंदर लग रहा था। वही एक औरत जिसने एक बेहद ही सुंदर येलो कलर की साड़ी पहनी हुई थी, वह सीढ़ियों से होते हुए सीधा उस लड़की के कमरे में आ जाती है और अपनी कमर पर हाथ रखकर सामने लेटी हुई लड़की को देखने लगती है। क्योंकि वह कब से इस पागल लड़की को आवाज लगा रही थी, पर वह तो यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रही थी। वह तुरंत ही अपनी गुस्से भरी आवाज में सामने लेटी लड़की से कहती है, चाहत तुम्हें उठा उठाकर मेरा गला बैठ गया है, तुम कब तक ऐसी सोती रहोगी? तुम्हारे दोस्तों का कॉल मेरे फोन पर आ रहा है, क्या तुम्हें आज अपनी एग्जाम देने नहीं जान? तुम कब तक ऐसे कुंभकर्ण की तरह सोती रहोगी? इतना कहकर वह चाहत के पास चली जाती है। उसके बाद वह नीचे झुककर फर्श पर पड़े हुए ब्लैंकेट को उठाकर बेड पर रख देती है और चाहत को देखने लगती है, क्योंकि यह रोज का था। ये औरत और कोई नहीं बल्कि स्वीकृति खुराना थी, जो कि एक अच्छी हाउसवाइफ होने के साथ साथ एनजीओ में भी काम करती थी। वह अपनी बेटी चाहत से बहुत प्यार करती थी। उनके पति का नाम अशोक खुराना था, जो कि एशिया की नंबर 1 कंपनी और कॉरपोरेशन में काम करते थे। वही चाहत जो कि इस वक्त बेड पर सो रही थी, वह तुरंत ही शौक के मारे आंखें खोल देती है और बेड पर बैठ जाती है और सामने खड़ी अपनी मॉम को देखते हुए कहती है, मोम आप मुझे जल्दी नहीं उठा सकती थी? आपकी वजह से मुझे लेट हो जाएगा। क्या आप नहीं चाहती कि मैं पढ़ लिख कर आपका नाम रोशन करूं? इतना कहकर वह अपना मुंह फुला लेती है और अपने लेयर में कटे हुए सिल्की बालों में अपना हाथ घुमाने लगती है। वही स्वीकृति जी अपने कमर पर हाथ रखते हुए सामने बैठी चाहत को देखते हुए कहती है, हाँ हाँ बेटा जी, मुझे पता है तुम कॉलेज में क्या क्या खुराफात करती हो, इसलिए मेरे सामने ज्यादा मासूम मत बानो। ये चिकनी चुपड़ी बातें तुम अपने पापा के लिए बचा कर रखो। इतना कहकर वो वार्डरोब की ओर चली जाती है और चाहत के लिए कपड़े निकालने लगती है।
वही चाहत अपना मुंह बनाकर तुरंत बेड से उठ जाती है और टेबल पर पड़े अपने फ़ोन को लेकर देखने लगती है। जब उसकी नज़र फ़ोन में शो हो रहे टाइम पर पड़ती है तो उसकी हेजल आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। एपिसोड 24। दिल्ली में चाहत जब अपने मोबाइल में शो हो रहे टाइम को देखती है तो वह तुरंत ही अपने फ़ोन को बेड पर पटककर सीधा वॉशरूम में चली जाती है। वही स्वीकृति जी अपनी बेटी को ऐसे भागता हुआ देखकर अफसोस से अपना सर न में हिला देती है और वार्डरोब से चाहत के लिए कपड़े निकालने लगती है। उसके बाद वह तुरंत वहां से लिविंग हॉल में आ जाती है और किचन में जाकर चाहत के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगती है। उसके बाद वह उस ब्रेकफास्ट को एक टिफ़िन बॉक्स में पैक कर देती है क्योंकि उन्हें पता था उनकी बेटी आज ब्रेकफास्ट करने के लिए नहीं रुकने वाली। वह तुरंत ही उस बॉक्स को लेकर सोफे पर बैठ जाती है और अपनी बेटी का इंतजार करने लगती है। वहीं कुछ ही देर बीती होगी कि उनकी नज़र सीढ़ियों से आ रही चाहत पर पड़ती है, जो कि इस वक्त बहुत ही तेज रफ्तार से सीढ़ियां उतर रही थी, जिसकी वजह से उसके लेयर में कटे हुए सिल्की बाल हवा में उड़ रहे थे, जिससे वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज चाहत ने ब्लैक कलर का लेदर जैकेट और नीचे ब्लू कलर की डेनिम जीन्स साथ ही पैरों में ब्लैक शूज पहने हुए थे, जिससे उसका लुक काफ़ी कूल लग रहा था। चाहत ने एक बेहद ही क्यूट सा व्हाइट कलर का टेडी बैग अपने शोल्डर पर टांगा हुआ था और वह इस वक्त अपनी हजल ग्राउंड आंखों से फोन स्क्रीन को देखते देखते सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, या यूं कहो कि दौड़ रही थी। वही स्वीकृति जी जब चाहत के जूतों की आवाज़ सुनती है तो तुरंत ही अपने समसेज में वापस आती है और अपने हाथ में लंच बॉक्स लेकर सोफे से खड़ी हो जाती है। वही चाहत जो कि पहले अपने फ़ोन में कुछ देख रही थी, जब उसकी नज़र लिविंग हॉल में खड़ी अपनी मॉम पर जाती है तो वह तुरंत ही भागकर उन्हें गले लगा लेती है और उनके गाल पर किस करते हुए उनको बाय रहती है। वही स्वीकृति जी भी चाहत को बेस्ट ऑफ लक कहकर उसके फोरहेड पर किस कर देती है। उसके बाद अपने हाथ में जो लंच बॉक्स पका था वो वह चाहत को देते हुए उसे फिनिश करने का ऑर्डर देती है। उसके बाद वह अपने गंभीर स्वर में चाहत से कहती है, तुम आज अपनी बाइक लेकर नहीं जाओगी, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वह तुम्हें कॉलेज छोड़ देगा। जल्दी जाओ, वह तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा है। वही चाहत जब ये सुनती है तो उसकी हेजल ब्राउन आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और अपना मुंह बनाते हुए स्वीकृति जी से कहती है, नहीं मॉम, मैं अपने रॉकी के साथ ही जाऊंगी। आपको पता है ना, मुझे उसके बिना अच्छा नहीं लगता और आप मुझे क्यों उसे दूर करने पर तुली हुई है। वही स्वीकृति जी जब ये सुनती है तो गुस्से भरी आवाज में चाहत से कहती है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सच में तुम्हारे रॉकी को किसी कबाड़ वाले को दे दूंगी। वही चाहत अपने चेहरे पर ढेर सारी मासूमियत लिए अपनी रोनी सी शक्ल बनाकर पैर पटकते हुए बाहर चली जाती है और बाहर जाते जाते जोर से अपनी मॉम से कहती है, मोगम वो कहीं की, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, जब देखो तब मुझे सब डांटते रहते हैं। अब तो मैं कुछ भी हो जाए वापस इस घर में नहीं आऊंगी, भले ही मुझे फुटपाथ पर सोना पड़े और किसी के साथ जुआ खेलना पड़े। अगर चोरी भी करनी पड़ी तो मैं करूंगी, पर मैं यहाँ इस घर में वापस कभी नहीं आऊंगी। और हाँ, अगर पापा को मिलना हो तो उन्हें कहिएगा कि वह मुझे कॉल करे। वह इतना कहकर वहां से सीधा विला से बाहर निकल जाती है। जब वह विला से बाहर निकलती है तो पहले से ही एक ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर चाहत का इंतजार कर रहा था। वह तुरंत ही चाहत को देखकर गाड़ी का दरवाजा खोल देता है, जिसे चाहत गुस्से से अपने आईब्रो सिकुड़ते हुए उस ड्राइवर को देखने लगती है। उसके बाद वह तुरंत ही ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर वहां बैठ जाती है। वही ड्राइवर जब ये देखता है तो शॉक हो जाता है। वह दरवाजा बंद करके चाहत के पास जाते हुए कहता है, मैम आप ये क्या कर रही है, मैडम ने आपको मना किया है कि आप गाड़ी नहीं चलाएगी। ड्राइवर इतना ही कह पाया था कि चाहत अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए ड्राइवर को देखने लगती है और उसे अपने हाथ से बाइक का इशारा करते हुए वहां से चली जाती है। वही ड्राइवर जाती हुई गाड़ी को देखने के सिवा और कुछ नहीं कर सकता था। वही स्वीकृति जी जो कि अपनी बेटी को देखने के लिए विला से बाहर आई थी, जब वो यह नज़ारा देखती हैं तो वह अफसोस के साथ ड्राइवर को देखने लगती है। उन्हें पता था कि उनकी बेटी कितनी शरारती है, इसलिए तो वह आज उसे अपने बाइक पर न जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि वह जल्दी जल्दी में कहीं गिर विर गई तो वो ये सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि वह अपनी बेटी से अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। अगर उसे खरोच भी लगती थी तो उनके दिल से खून बहने लगता था, इसलिए तो चाहत को किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते थे। अगर स्वीकृति जी कभी चाहत को डांट भी दे तो चाहत के डैडी हमेशा चाहत को बचा लेते थे। वही चाहत इस वक्त अपनी ब्लैक कलर की फरारी में बैठी हुई थी और उसने विंडो का कांच खुला रखा था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर ठंडी ठंडी हवाएं जाकर टकरा रही थी, क्योंकि आज दिल्ली का मौसम काफ़ी सुहाना था। सुबह के 10 बजे बजने के बावजूद भी धूप का नामोनिशान नहीं था और आसमान में काले बादल छाए हुए थे।
जिसमें से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी जो पूरे मौसम को और भी सुहावना बना रही थी। वही चाहत अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज करके सीधा कॉलेज की ओर जाने लगती है क्योंकि उसका 10:30 एग्जाम स्टार्ट होने वाला था और अगर वह लेट हो गई तो भी वह सब कुछ संभालेगी। क्योंकि चाहत खुराना पूरी कॉलेज की यूथ प्रेसिडेंट थी इसलिए सब उससे डरते थे और उसने ये मुकाम अपने काबिलियत पर हासिल किया था। क्योंकि वह बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट थी, उसका आईक्यू लेवल काफ़ी हाई था जिसकी वजह से सभी प्रोफेसर और डेन उसकी रिस्पेक्ट करते थे। दिल्ली में बना हुआ एक आलीशान विला जो कि किसी महल से कम नहीं था, उसे देखकर ही राजा महाराजा वाली फीलिंग आ रही थी। उसके गेट पर बड़े बड़े अक्षरों में रायजादा विला लिखा हुआ था। उसे विला के अंदर इस वक्त एक छोटा बच्चा जो कि दिखने में काफ़ी सुंदर था, वह अपना मुंह फुलाकर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और हेड चेयर पर बैठे हुए आदमी को घूर रहा था। वही हेड चेयर पर बैठा हुआ आदमी अपना सर ऊपर करके सामने बैठे छोटे बच्चों को देखता है। उसके बाद वह अपनी रोबीली आवाज में उसे कहता है, दक्ष चुपचाप खाना खा लो वरना मैं कभी तुम्हें तुम्हारी क्यूकी से नहीं मिलने दूंगा। वही दक्ष अपना मुंह बनाते हुए सामने बैठे आदमी को देखने लगता है। उसके बाद वो बड़बड़ाते हुए उससे कहता है, आप सच में खड़ूस हो। वहां अचानक से किसी औरत की आवाज सुनाई देती है जो कि सामने बैठे आदमी से कह रही थी, अक्षय तुम मेरे पोते को क्यों डरा रहे हो। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।